तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हम लोग व्यापारिक कंपनियों का आगमन देख चुके थे, फ्रांसीसी प्रचार प्रसार को भी देख चुके थे, फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य और एक तरफा अनुबंध। ये चारों टॉपिक्स को हम पिछले जो लेक्चर था हमारा उसमें कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, हो ची मिन्ह अद्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम में स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, आज हमारा ये टॉपिक कवर होगा। ठीक, हो ची मिन्ह के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए क्या आप लोग पहला वीडियो को देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 को। देखिए, अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो आपको थोड़ा पढ़ना थी, पर जो आज का पढ़ाई है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप इस लेक्चर को करने के बाद, इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद जाकर लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिएगा। ठीक, ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को फटाफट अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग इस सभी को देख चुके थे, हिंद चीन क्या है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी आप लोग लेक्चर 1 में जाकर देख सकते हैं। ठीक, इस लेक्चर को देखने के बाद लेक्चर 1 को देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक, बैकलॉग नहीं बनाइएगा। चलिए, व्यापारिक कंपनियों का आगमन हो चुका था, फ्रांसीसी प्रभुत्व भी हो चुका था, ये सभी। हाँ, आज यहाँ से नहीं पढ़ना, आज यहाँ से पढ़ना है। ठीक, तो आज यहाँ से क्लास स्टार्ट किया जाए। आप लोग एकदम 100% कॉन्सनट्रेट हो जाइए, आज की कार्रवाई को स्टार्ट किया जाता है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास से। ठीक, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। आपको याद है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। ठीक, याद होगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे, कोलोन। ठीक, आगे चलते हैं। आज के देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, इसके लिए आप ध्यान से सुनिए कहानी को। हुआ यूँ कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, जो 20वीं शताब्दी का शुरुआत मतलब कि 1900 ईस्वी, लगभग 1900 ईस्वी, 1901, 1902 ये सब होगा ना, 20वीं शताब्दी का शुरुआत पड़ जाता है। ठीक, तो कह रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए बस। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांसीसियों के खिलाफ असंतोष ज़बरदस्त रूप से शुरू हो गया था। कब? 1901, 2, 3 ये सब 20वीं शताब्दी का शुरुआत था। इसमें फ्रांसीसियों के खिलाफ ज़बरदस्त रूप से विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा था। कैसे कैसे शोषण किया था इसे हम लोग लेक्चर 1 में आपको बता ही दिए थे कि फ्रांसीसियों का शोषण पराकाष्ठा पर थे। देख सकते यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ ना कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फ्रांसीसियों के खिलाफ असंतोष ज़बरदस्त रूप से शुरू हो गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में, कब? 1903 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था, जिसका नेता कुआंग दे को रखा था। ठीक, क्या नाम था? कुआंग दे। किसने किया था? फान बोईचाओ ने 1903 ईस्वी में। ये तो 20वीं शताब्दी का शुरुआत मतलब क्या बताएं कि 1901, 1902, 5 तक चलेगा। ठीक, 5-10 तक इसी को कहा जाता है 20वीं शताब्दी का शुरुआत। ठीक, तो 20वीं शताब्दी का शुरुआत 1903 में कह रहा है, फान बोईचाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया, जो फ्रांसीसियों के खिलाफ क्रांति करता था। जैसे भारत में हमारा हुआ था ना गठन, कांग्रेस का, RSS का, बहुत सारा का स्थापना हुआ था, कांग्रेस का हुआ था, और भी बहुत सारा पार्टियों का ऐसे स्थापना हुआ था संगठन का, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था। ठीक, जिसमें सबसे मेन रूप से कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस का याद है। ठीक, उसी प्रकार से जो वहाँ था हिंद चीन, उसमें फ्रांसीसी उपनिवेश के खिलाफ जब उसका शोषण पराकाष्ठा पर था, चरमसीमा पर था, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में फान बोईचाओ ने दुई तान होई नामक एक संगठन का गठन किया था, जिसका नेता था कुआंग दे। ठीक, फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछा जाएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो आपको बोलना होगा फान बोईचाओ। 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, सॉरी 1 नंबर में, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसी में पूछा जाता है कि फान बोईचाओ ने किस का गठन किया, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक, या फिर ऐसे पूछा जाएगा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचना किसने किया था, तो फान बोईचाओ ने। ठीक, आगे कह रहा है, रूसो एवं मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारक के विचार
इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। जो रूसो और मॉन्टेस्क्यू उस समय जो फ्रांस में, उसी समय फ्रांस में रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक थे, बहुत महान दार्शनिक थे, उनके अच्छे विचार के बारे में इन्हें पढ़ने का मौका मिला था, हिंद चीन वासियों को भी। तो ये लोग भी उसके विचारों से प्रभावित थे और ये लोग भी मानवता का सही ज्ञान जान पा रहे थे। ठीक, कि ज़िंदगी में सिर्फ खाना पीना कमाना नहीं होता है, इसके अलावा भी कुछ होता है। तो ये सब क्या है, जो महान दार्शनिक थे रूसो मॉन्टेस्क्यू, ये सब यही बौद्धिक लोग फैला रहे थे। ठीक, तो उनके विचारों से ये लोग भी प्रभावित थे थोड़ा। ठीक, आगे कह रहा है फान चू त्रिन और पढ़े लिखे छात्र ने बियन नामक कुफान फुक होई, बियन नाम कुफान फुन होई यानी वियतनामी मुक्त एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक, तो ये बात पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन हो सकता है आपसे पहली बार पूछ दिया जाए कि वियतनाम में मुक्त एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो याद रखेगा फान चू त्रिन, जैसे फान बोई चाव था ना, उसी की तरह यह भी क्रांतिकारी नेता था, फान चू त्रिन। और इसके साथ कई सारे पढ़े लिखे छात्र थे जो वियतनाम के थे। मतलब कि उस समय जैसे भारत में थे ना बहुत सारे पढ़े लिखे छात्र, गांधी जी थे, अम्बेडकर जी थे, और जो नेहरू जी थे, ये सब क्या थे, पढ़े लिखे थे, ये सब पढ़े लिखे थे ना। उसी प्रकार से जो यहाँ के ये सब कहाँ जाके पढ़े थे, तो इंग्लैंड जाके पढ़े थे ऑब्वियसली। तो जो यहाँ के छात्र थे वियतनाम के और हिंद चीन के, वो जाके वहाँ क्या नाम है उसका बगलवा में है, जापान में जाके पढ़ते थे। जापान में जाके पढ़ते थे। जापान से जितना भी पढ़े लिखे लोग थे ना, वो फान चू त्रिन के सपोर्ट में थे। ठीक, फान चू त्रिन नाम था एगो, जैसे फान बोई चाव था ना, उसी फान चू त्रिन था। यह भी एक क्या था, ये एक क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी नेता। ठीक, तो ये सभी मिल के एक पुस्तक की रचना की है, एक ऐसी संगठन का रचना की है जिसका नाम है बियन नाम फुवान फुक होई या फिर वियतनाम मुक्त एसोसिएशन। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या होता देखिए। चूँकि हम पढ़ रहे हैं कि हिंद चीन में कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो सबसे पहले तो राष्ट्रवाद के विकास में सबसे पहले तो कोई संगठन बनता है। तो देखिए फान बोई चाव ने संगठन बनाया भी, किताब भी लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बताया, क्रांति कैसे बढ़ाया जाए, सभी लोगों को मोटिवेट किया आज़ाद होने के लिए। आगे कहा जा रहा है हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचिन चीन, अन्नाम तोकिन जैसे शहर तक ही सीमित था। सबसे पहले क्योंकि कोचिन चीन, अन्नाम तोकिन यही सब पे ने कब्जा किया था, इसीलिए इधर पहले सीमित था। प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास 20वीं शताब्दी का बात नहीं कह रहा है, प्रारंभिक, जब प्रारंभिक में इन लोगों का शासन हुआ था ना, तो उस समय हमें आपको बताए थे कि कोचिन चीन में क्या हुआ था, आंदोलन हो रहा था, कोचिन चीन में आंदोलन हो रहा था। इसी के सपोर्ट में आंदोलन को दबा दिया गया था, फ्रांसीसियों द्वारा गोली चला के, बंदूक चला के, बमबारी करके, और राजा के साथ संधि कर लिया था। ठीक, तो क्या हो रहा, 20वीं शताब्दी के पहले की बात कर रहा है ना, कि कोचिन चीन, अन्नाम तोकिन जैसे शहरों तक ही उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था वो सीमित था। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ध्यान से सुनिए, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों की सेना में भर्ती किया गया। कौन कौन का, कोचिन चीन का, अन्नाम का, तोकिन का, जैसे जैसे शहरों था ना, इन सभी का हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार करके फ्रांस ले गया, बेघर करके। ठीक, हजारों मजदूरों को यहाँ से हिंद चीन से फ्रांस ले गया नौकरी करने के लिए। ठीक, यहाँ के सैनिकों को युद्ध में प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। जो हिंद चीन के सैनिक होते थे उनको प्रथम विश्व युद्ध में ले गया सैनिक बना के, यहाँ से सबके भर्ती निकाल के, और जाके वहाँ प्रथम पंक्ति में रखता था। प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी था ना, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जब लड़ाई होता था तो फ्रांस था ना, सबसे पहले रखता था हिंद चीन के लोगों को जो सेना में भर्ती हो जाते थे, ताकि मरने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा होते थे। ठीक, अतः मरे जाने वाले में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीन में लोगों पर हुई। 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंगटन में हुआ था। ठीक, तो देशभक्तों ने वियतनाम में, जब 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो ले गया था यहाँ से फ्रांस वाला जो था ना, यहाँ से हिंद चीन में से लोगों को भर्ती निकाला सैनिक के, और भर्ती करके ले गया लड़ाने के लिए वहाँ।
और वहाँ जाके सबसे पहला पंक्ति में ही हिंद चीन के सैनिकों को खड़ा कर देता था हर समय। जब वहाँ से बम चलता था अपोजिट साइड से, जो सामने वाले दुश्मन बम चलाते थे, गोला बारूद चलाते थे, सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या, मरने वाले नहीं बोल सकते, शहीद होने वालों की संख्या इनके देश के लिए क्या थी, फ्रांस के लिए सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या किसके थी, तो हिंद चीन वालों की थी। इसीलिए जो यहाँ हिंद चीन के लोग थे बौखला गए, कहें कि सबसे ज़्यादा हमारा ही काहे मर रहा है, तुम लोगों का काहे नहीं मर रहा, क्योंकि सबसे पहले इन लोगों का यहाँ से कहता था चलो नौकरी देंगे, ले जाता था भर्ती करके, वहाँ जाके सबसे पहले खड़ी कर देता था। ठीक, तो मरने वालों की संख्या हिंद चीन में ज़्यादा होती थी। इसी के विरोध में सभी लोगों में खलबली उठ गया, प्रतिक्रिया होने लगा। इसीलिए 1914 में ही जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, उसी में कुछ 1914 में ही, मतलब कि 1914 में तो 12 महीना होगा ना, जनवरी फरवरी पूरे दिसंबर तक तो हो सकता है। इसका प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के 1-2 महीना बाद 1914 में ही जो देशभक्त लोग थे, जो हिंद चीन के देशभक्त थे, अपने देश को बचाना चाहते थे, उन्होंने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया था। क्या बनाया? वियतनामी राष्ट्रवादी दल। नाम से क्या लगा? राष्ट्रवादी कौन बनाएगा? जो देशभक्त होगा वही ना बनाएगा। ठीक, तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का बनाया कब? तब 1914 में जब प्रथम विश्व शुरू हुआ था, तो हिंद चीन में से लोगों को ले जाकर मरवा रहा था। वहाँ ले जाकर सबसे पहले पंक्ति में खड़ा कर देता था, उधर से बम बारूद चलता था, सबसे पहले ये लोग शहीद होता था, मरता था। इसीलिए जो हिंद चीन के लोग थे उनमें मतलब कि विरोध की भावना जग गई, फ्रांसीसियों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना जगी कि नहीं, प्रतिक्रिया देने लगे कि नहीं, सिर्फ हमारा कि ले जाके सबसे पहले काहे खड़ी कर देता है। उसी के लिए जो वहाँ के राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंगटन में हुआ था। ठीक, वैसे ही कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन याद रखना चाहते थे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक, आए करा। लेकिन संशक्ति फ्रांसीसी सरकार ने, जो फ्रांसीसी सरकार था वहाँ का, इसे कुचल डाला, मतलब पूरी तरह से इसे बर्बाद कर दिया, कुचल डाला। जो देशभक्तों ने मिलकर वियतनामी राष्ट्रवादी दल का स्थापना किया था, बनाया था, उसे सबको बिछाड़ दिया, सभी को मार डाला, बम बारूद करवा के कैसू करके फ्रांसीसी सरकार उसको दबा दिया। जैसे भारत में होता था ना, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी से वादा किया था अंग्रेजमन कि अगर से सैनिक के भेज के प्रथम विश्व युद्ध में जिता देंगे ना इंग्लैंड को, तब क्या आज़ाद कर देंगे भारत को। तो गांधी जी ढेर सारा सैनिक को भेज दिए थे, अब आज़ाद कुछ नहीं करवाया था वो बकलोलवा अंग्रेजमन, आज़ाद नहीं करा था, और ऊपर से हमारे सैनिक को ही सबसे पहले खड़ी कर देता था और शहीद होते थे। इसी प्रकार जैसे फ्रांस करता है। ठीक, तो हमारे देश में भी राष्ट्रवाद छिड़ा था। गांधी जी फिर आंदोलन करना स्टार्ट किए, दनादन आंदोलन किए थे। उसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में और बढ़िया से समझाएंगे कैसे कैसे गांधी जी आंदोलन किए थे, लगातार एकदम इमेजिनेशन से समझाएंगे। ठीक, चलिए, कह रहा है, देखिए, वियतनामी राष्ट्रवादी संगठन को पूरी तरह से दबा दिया गया फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। चीन का हिंद चीन के कृषि उत्पाद व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था। ठीक, जो चीन के लोग थे उनका कृषि व्यापार इस सब पर नियंत्रण था थोड़ा बहुत। जो वियतनाम का था, जो चाइना था, उसका थोड़ा बहुत यहाँ हिंद चीन में प्रभाव पड़ता था। वहाँ से व्यापार होता था, चाइना के साथ व्यापार होता था, सब्जी कपास के और फिर कृषि कार्य में। ठीक, तो यही कह रहा है कि जो चीन था, चीन का हिंद चीन के अलग रहते थे। इसी कारण जो जनता थे, जो चीन था हिंद चीन से अलग रहता था, लेकिन कृषि व्यापार मत्स्य सब पे नियंत्रण था। ये मुख्य राजनीतिक से अलग रहते थे। ठीक, जो हिंद चीन के लोग थे उनसे थोड़ा अलग रहते थे, लेकिन व्यापार करते थे। देखिए, ध्यान से सुनिए क्या होता है। जो चीन का लोग है, चाइना का लोग था, वो हिंद चीन मतलब वियतनामी लोग, ये सब वियतनामी, लाओस, कम्बोडिया हो गया, तो मेन रूप से हम वियतनाम मानते हैं। ठीक, तो जो हिंद चीन के लोग था वो वियतनाम से व्यापार तो करता था, वहाँ का कृषि मत्स्य उत्पादन सब उसका कंट्रोल तो होता था, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक कंट्रोल इसका नहीं होता था। राजनीतिक कंट्रोल में ये अलग रहता, मतलब कि फ्रांस से पंगा लेना नहीं चाहता था। फ्रांस से था मतलब हाँ में हाँ बहता रहता था, फ्रांस से पंगा लेना नहीं चाहता था। चाइना वाला विरोध नहीं करता था फ्रांस के। इसी कारण जनता ने क्रूर होकर 1919 में, कब 1919 में हिंद चीन बहिष्कार आंदोलन किया था। ठीक, चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। चीनी बहिष्कार आंदोलन कहाँ हुआ था? हिंद चीन में हुआ था। 1919 में जब भारत में हुआ था ना जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी समय 1919 में यहाँ
हिंद चीन में चीनी बहिष्कार आंदोलन हुआ था, क्योंकि चीन के लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ व्यापार होता था, उन्हीं के आदेश पे यहाँ व्यापार कृषि उत्पाद सम होता था, लेकिन वो लोग फ्रांसीसियों से पंगा नहीं लेना चाहते थे, मतलब राजनीति में नहीं प्रवेश करना चाहते थे। ठीक, तो इसीलिए जो यहाँ के हिंद चीन के लोग थे उन्होंने 1919 में चीनी बहिष्कारी आंदोलन किया था। ठीक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे कह रहा है कोचिन चिन्ह ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था। जो कोचिन चिन्ह है ना, उसमें सीधा फ्रांस का शासन था, वहाँ का सीधा मतलब कि पूरी तरह से मुट्ठी था फ्रांस का। ठीक, कोचिन चिन्ह में सिर्फ फ्रांसीसी, पूरी तरह से फ्रांसीसी शासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। पर समझे, ध्यान से समझिए, जो कोचिन चिन्ह था सबसे पहले अन्नाम में रुचि लेने लगा, फिर कोचिन चिन्ह में सब बोले थे ना कि सब अन्नाम, तोकिन, कोचिन चिन्ह, कंबोडिया, लाओस, यही मेन क्षेत्रों पर पहले बड़ा बड़ा शहर था, बड़ा बड़ा क्षेत्र था, इस पर पहले कब्जा किया था। तो कोचिन चिन्ह में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो कोचिन चिन्ह में कोई राजा वजा नहीं था, कोई अंग्रेज के सैनिक वैनिक नहीं था, वहाँ सीधा अंग्रेज का अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसियों का अधिकार था, सीधा पूरी तरह से फ्रांसीसियों का अधिकार था, वहाँ सब चीज़ शासन बागडोर फ्रांसीसी संभाला था। ठीक, लेकिन बाकी शहर था ना कोचिन चिन्ह के अलावा, अन्नाम, तोकिन, कंबोडिया और लाओस, इन सभी में जैसे पहले राजा था ना, वही राजा का ही शासन था, लेकिन क्या था, राजा का ही शासन था, लेकिन वहाँ का राजा किसके अकॉर्डिंग चलता था, फ्रांसीसियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो फ्रांसीसी लोग थे उसके राजा के साथ ही संधि कर लिए थे, उसके साथ समझौता करके पूरी तरह से, जैसे 1857 की क्रांति से पहले भारत में अंग्रेज का शासन होता था ना, कि राजा ही शासन करता था लेकिन अंग्रेज़ों के अधीन होकर, उसी प्रकार से यहाँ राजा भी शासन करता था लेकिन अंग्रेज़ों के अधीन होकर। ठीक, कहाँ जो अंग्रेज़ कहते थे वो करना पड़ता था। कोचिन चिन्ह के अलावा सभी में, अन्नाम, तोकिन, कंबोडिया, लाओस में। ठीक, लेकिन कोचिन चिन्ह में सीधा फ्रांसीसी अधिकार था, जैसे 1857 के बाद पूरा भारत में सीधा अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था ना, उसी प्रकार से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए आगे कह रहा है लाओस में पुरातन राजवंशी कायम रहा, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। रेजिडेंटों मतलब जो फ्रांसीसी का अधिकारी होता था, वहाँ जाके रहता था उसके राजा के साथ। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियाँ अपनाई गई। इन्हीं परिस्थितियों में, अब आइए हो ची मिन्ह के बारे में जानते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वेक हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चला गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ठीक, देखिए कह रहा है ना, जो हो ची मिन्ह है यही हमारे गांधी जी, इस यहाँ का गांधी, हिंद चीन का गांधी, वियतनाम का गांधी यही है, हो ची मिन्ह। ठीक, इसके बारे में यही सब चीज़ खेला करते, जैसे हम लोग गांधी जी करते थे ना भारत में, उसी प्रकार से हो ची मिन्ह किया था पूरा वियतनाम में एकीकरण के लिए, वियतनाम के एकीकरण के लिए भी, स्वतंत्रता के लिए भी। ठीक, ये वियतनाम का गांधी जी हैं। ठीक, हो ची मिन्ह। ठीक, तो क्या हुआ ना, देखिए 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्वेक या फिर हो ची मिन्ह, इन्हीं का नाम है न्यूगन आई क्वेक या हो ची मिन्ह, एक वियतनाम, पहले छात्र थे, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा, जैसे गांधी जी पहले छात्र थे, वहाँ बैरिस्टर बने थे, वहाँ जाकर इंग्लैंड में पढ़ लिख के, उसी प्रकार से पहले छात्र थे। पेरिस में समाजवादियों का एक गुट बनाया था, छात्र थे, पेरिस में एक समाजवादियों का गुट बनाया था। ठीक, समाजवादी लोगों का एक गुट बनाया था। बाद में हो ची मिन्ह ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गए, रूस की राजधानी है मॉस्को, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए चले गए थे, क्योंकि ये छात्र थे। ठीक ना, समझ गए। वियतनामी छात्र वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वहाँ गए थे ना, वहाँ मॉस्को में, तो वहाँ साम्यवाद का शासन था। रूस में क्या था, साम्यवाद का शासन था। तो उससे प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। ठीक, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था, तो हो ची मिन्ह ने किया था। कब किया था, 1925 में। कहाँ किया था, तो रूस की राजधानी मॉस्को में। ठीक, समाजवाद से प्रेरित होकर साम्यवाद से। ठीक, समझ गए। फिर से सुनिए, वियतनामी क्रांतिकारी दल, तो कहिएगा सर इतना सारा दल बता रहे हैं, पिछला भी उतना बताए थे, तो वो सब मत याद रखिए। आपको जो जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना, तो उसमें हम आपको लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन याद रखना है, कौन कौन नहीं याद रखना है। ठीक, याद रखने के लिए बस 4 को 5 को ही है, ज़्यादा नहीं है। इससे पहले पूछा जाए कि कौन को याद रखना है, तो बस ये याद रखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, फान बोई चाओ। और दूसरा ये याद रखिएगा कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था, तो हो ची मिन्ह। बस अभी के लिए ये 2 को ही याद रखिएगा। पहला
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम का रचना किसने किया था? तो फान बोई चाउ ने। अब वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था? हो ची मिन्ह ने। ठीक। अब पूछा जाए कि फ्रांसीसी लोग थे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। ठीक, याद रखिएगा। देखिए, दल की गठन किया, साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण भी व्यवस्था करता था। ठीक, जो कार्यकर्ता थे इसके साथ, उसके लिए गठन में उसके लिए सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली थी। ठीक। अंततः 1930 में वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों का एक गुट कर वियतनाम कांग सान दे अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? तो यही किए थे। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पूछा नहीं जाता है। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने किया था। देख सकते हैं, यही हो ची मिन्ह का इतना सारा तस्वीर लगा दिए हैं, क्योंकि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इनके बारे में और भी पढ़ना है बहुत ही विस्तार से। हो ची मिन्ह जो वहाँ के, जैसे हमारे पैसों में गांधी होते हैं ना, रुपया में गांधी जी का फ़ोटो होता है, उसी प्रकार से हिंद चीन के पैसा में इसका फ़ोटो होता है, हो ची मिन्ह का। ठीक, क्योंकि वहाँ का गांधी यही है, वहाँ स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह भी बहुत सारा संघर्ष किया था। ठीक, समझ गए। इसका बस अभी के लिए इतना याद रखिएगा। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम निगो नाई को, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं कि दूसरा नाम क्या है। हो ची मिन्ह याद रखिएगा। इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। ठीक, ये 1925 में कहाँ किया था? तो रूस की राजधानी मॉस्को में, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे चलिए। जोन गुएन आई ने अनामित दल की स्थापना की थी। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को में कैंगटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बुक में था इसलिए हम सोचेंगे दे देते हैं। अगर आप याद रखना चाहते तो रख सकते हैं, ऐसा नाम तो रहता है अजीब। कह रहा है जोन गुएन आई ने अनामित दल की स्थापना की थी। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंगटन से प्रभावित था और इसकी आतंकी पार्टी थी। ठीक, आगे चलिए। आगे कह रहा है 1930 के दशक में, ध्यान से सुनिए आप, 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए थे। तो चावल उवल का दाम था ना, वो सब गिर गया था। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। इसी स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जाती थी। इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाज़ों से बमबारी भी की जाती थी। जो लोग आंदोलन करते थे ना, उन पर हवाई जहाज़ से बमबारी किया जाता था, बम पटका जाता था, गोलियां चलाया जाता था। ठीक, विद्रोही जनता पे जो विद्रोह करते थे उनमें गोलियां बरसाई जाती थी और बमबारी भी की जाती थी। इस दमन चक्र में हजारों लोग मारे जाते थे। आंदोलन दब सा गया था। ठीक, परंतु एक सोए हुए ज्वालामुखी के समान ही था, जो अंदर के अंदर खौलता रहता और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक, आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया था। आंदोलन शुरू हुए था ना, इसको पूरी तरह से दबा दिया था। जो लोग भी विरोध कर रहा था उस पर गोलियां चलवा रहा था, जैसे इंग्लैंड वाला कर रहा था ना भारत में, जो लोग भी विद्रोह कर रहा था उसको फांसी दे रहा था, गोलियां चलवा रहा था। उसी प्रकार से फ्रांस वाला थी हिंद चीन में जो भी विद्रोह कर रहा था, जितना भी संगठन विद्रोह कर रहा था, सभी पे गोलियां बरसाया जा रहा था। गोलियां से नहीं मरता था, बम पटकवा देता था, हवाई जहाज़ से उड़ा उड़ा के बम पटकवाता था सब पे। बम से लोग हज़ारों की संख्या में लोग की मौत होती थी। ठीक, तो ये सब भी बहुत बड़ा कारण रहा है राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक, क्योंकि ये सब क्या होता है, ये दबे हुए आग के तरह ये लोग दबा तो दिए विद्रोह को, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग खोल रहा था विद्रोह। ठीक, तो कब 1930 के दशक में आर्थिक मंदी आया था, उसमें बेरोजगारी भी बढ़ गया था। पूरा चावल रबर का दाम भी बहुत सारा गिर गया था। तो मेन रूप से चावल रबर इस सब की खेती होती थी। अब बेरोजगारी चरम सीमा पे था। तब इस और ऊपर से फ्रांसीसी लोगों का जो अथी था, प्रकाष्ठा अपनी दम चरम सीमा पे था उसका। फ्रांसीसी का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। विद्रोही जनता पे गोलियां चलवा रहा था, बमबारी कर रहा था, बेरोजगारी पूरा फैल गया था देश में। 1930 के दशक में जब आर्थिक मंदी आया था, पूरा बेरोजगारी हो गया था। सभी उसका जो कृषि तो होता था, सभी का उत्पादन गिर गया था। ठीक, दाम हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत होती थी, जिससे अंदर ही अंदर आग खोलता रहा विद्रोह का। और फिर आगे चल कर देखिए क्या होता है। आगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। ठीक, तो यहाँ याद रखिएगा कि
1930 के दशक में आया था महा आर्थिक मंदी, जिसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक, आगे कह रहे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति ने भी वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस ने जर्मन समर्थन सत्ता कायम हो गई। ठीक, फ्रांस जर्मनी से हार गया, फ्रांस में जर्मन समर्थक सत्ता कायम हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन च्वांग काई शेक, याद रखिएगा, ब्रिटेन च्वांग काई शेक की सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस सरकार के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोक्योन फिर अन्नाम और अंततः पूरे हिंद चीन पे अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। ठीक, जो जापान था वो उसका कंट्रोल आ गया था। जापान और फ्रांसीसी दोनों मिलकर कंट्रोल पूरा कर लिया था हिंद चीन पे। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसियों पे भी जापान का कंट्रोल हो गया था, क्योंकि जो फ्रांस था वो हार गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। फ्रांस हार गया था, इससे क्या नाम था, हिटलर से। हिटलर इसका समर्थन था, हिटलर, मुसोलिनी, मतलब कि इटली, जर्मनी और जापान एक साथ था। भारत भी जापान के साथ दे रहा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी जापान के साथ थे। ठीक, तो जो जापानी लोग थे ना वो फ्रांसीसियों को हरा दिए थे, इसलिए यहाँ फ्रांस में सीसियों का जो उपनिवेश था हिंद चीन यहाँ आए और हिंद चीन में पूरी तरह से अपना भी सत्ता कायम कर लिया। ठीक, पूरा राजनीतिक सत्ता प्रभुत्व कायम कर लिया। ठीक, यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ में एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों के हाथ में था। क्योंकि सत्ता का मेन मालिक था जापानी, लेकिन जितना ही प्रशासन का काम करता था ना वो सब करता था फ्रांसीसी। ठीक, मुखौटा फ्रांसीसियों का हाथ में था। इसी के फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारी को अवसर मिल गया और वे वियतनाम के जो गुप्त क्रांतिकारी थे उनको अवसर मिल गया और वे जापानियों और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध में कार्रवाई करने लगे। ठीक, ध्यान से सुनिए, क्या हुआ ना, जो फ्रांसीसियों के और जापानी दोनों मिल के शोषण करने लगे इसका, हिंद चीन का। तो जो हिंद चीन में रहने वाले जो गुप्त क्रांतिकारी थे, जो गुप्त रूप से रहते थे, छिप के रहते थे लेकिन क्रांतिकारी थे, उनको अवसर मिल गया, वो जापानी और फ्रांसीसी दोनों के विरुद्ध में कार्रवाई करने लगे। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था। जो फ्रांसीसी का दमन चक्र चल रहा था उसके बावजूद भी समाजवादी दल जिसका स्थापना किया था ना ये हो ची मिन्ह, वह समाजवादी दल बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर की कार्यकर्ताओं ने वियतमिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकी व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। ठीक, तो देखिए जो हो ची मिन्ह थे ना उनके साथ सभी लोग मिल के, पूरा जनता मिल के हुआ थी, हिंद चीन के सभी मिल के वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना किए। उसमें जितना भी किसान था, आतंकी व्यापारी था, जितना भी व्यापारी लोग थे, जितना भी बुद्धिजीवी लोग थे, सभी शामिल हो गए। सभी मिल के अंग्रेजी और फ्रांसीसी और जापानी शासन, जापान के लोग और फ्रांसीस के लोग जो वहाँ पर कब्जा कर लिए थे, मतलब कि अधिकार कर लिए थे, उसके खिलाफ आंदोलन कर लिए। ठीक, ये फोटो देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ था जापान का हिंद चीन में आक्रमण। जब जापान ने हिंद चीन पे आक्रमण किया था तब क्या दशा था, ये फोटो बुक में दिया हुआ था, इसलिए आपको दिखा देंगे। ठीक, अब इसके आगे का क्या होता है कहानी में, इसके आगे का हम लोग कल जानेंगे। ठीक, आज हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध में वियतनामी स्वतंत्रता का क्या हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना तो उसमें फ्रांस आ गया, जापान जीत गया था, तो इसलिए फ्रांस और जापान दोनों मिल के हिंद चीन पे शासन करने लगा था। इसीलिए जो यहाँ पर लास्ट में देखे हैं ना, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनामी स्वतंत्रता लीग का स्थापना हुआ। यही आगे चल के हो ची मिन्ह और बड़ा बड़ा आंदोलन करते हैं। जैसे भारत में पहले गांधी जी असहयोग आंदोलन किए हैं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन किए थे ना। उसी प्रकार से हो ची मिन्ह भी बहुत सारा आंदोलन करता है और पूरी तरह से रखेत देता है इसको, फ्रांसीसी और जापानी को, क्योंकि दोनों मिल के शासन करने लगा है। अब तो अब आगे कहानी में क्या होता है इस जानने के लिए आपको लेक्चर 3 का वेट करना होगा। अब हम लोग इसका आगे क्या होता है लेक्चर 3 में जानेंगे। अगर आपको कहीं भी अगर आपको कहीं भी क्लास टेंथ के डाउट है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। ठीक, कहीं भी, चाहे वो जो बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स,
कुछ से भी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, कुछ से भी अगर आपको कुछ भी डाउट है ना तो आप कमेंट कर दीजिए। हम नेक्स्ट या तो आपके उस डाउट पे एक वीडियो लेक्चर दे देंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उस डाउट का सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक, तो आपको जो भी डाउट है क्लास 10 के सिलेबस से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।